प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। याद है ना बच्चों, पिछली कक्षा में हमने महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवनी के बारे में चर्चा की थी। उस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। इस विषय के लेखक हैं धीरंजन मालवीय, जिनका जन्म 9 मार्च 1952 को हुआ था बिहार के नालंदा जिले के डुमरांव गांव में। उनका जो पुस्तक जिसे उन्होंने लिखा था विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक, उस किताब से आज का हमारा यह विषय लिया गया है, जिसका नाम है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। सन 1921 में चंद्रशेखर वेंकट रमन समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। वे एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी थे। नीले समुद्र को निहारना उन्हें अच्छा लगता था। ऐसे में उनके मन में एक वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों है, काला, पीला, हरा या सफ़ेद क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब ढूंढते ही वे विश्व प्रसिद्ध बन गए। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। तमिलनाडु उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी उसे कहा जाता था। उस राज्य का तिरुचिरापल्ली में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर आयार, माता का नाम था पार्वती अम्माल। उनकी हाई स्कूल की शिक्षा सेंट एलोयसियस हाई स्कूल विशाखापत्तनम में हुई थी, जहाँ पर उनके पिता शिक्षक थे। उच्च शिक्षा एबीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली और प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में उनकी उच्च शिक्षा हुई थी। कॉलेज के दिनों में ही चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहते थे। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना उनके जीवन का लक्ष्य था, पर उस समय शोध कार्य को कैरियर या वृत्ति के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। वे अत्यंत प्रतिभाशाली थे, इसलिए भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर की नौकरी मिलने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई। उनकी नियुक्ति कलकत्ता में हुई, जो कि उस समय भारत की राजधानी थी, अंग्रेज शासित भारत की राजधानी थी। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो कलकत्ता जो कलकत्ता वे आए, कलकत्ता में सरकारी नौकरी की। तो कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान रमन ने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। रुझान का मतलब है रुचि या झुकाव। उनकी स्वाभाविक झुकाव किस ओर था? विज्ञान की ओर था। तो वे विज्ञान की गवेषणा में यहाँ पर भी लगे रहे। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहुबाजार आते। बहुबाजार कलकत्ता का एक स्थान का नाम है। वहाँ इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। वहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक एक संस्था थी। उस संस्था की एक प्रयोगशाला थी, जहाँ पर रमन लौटते थे। ऑफिस का काम समाप्त करके वहाँ लौटते थे और वहाँ पर वे शोध कार्य करते थे। 5 बजे दफ्तर से वे लौटते थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती थी। तो शाम से वो रात तक, कभी कभी तो रात के 12 बजे तक वो वहाँ शोध कार्य करते थे। कभी कभी शोध कार्य करते करते वहाँ रुक जाते, वहाँ सो जाते थे। तो ऐसा उनका जीवन चलता था, उनकी जीवन शैली ऐसी चलती थी। तो दफ्तर का कार्य ख़त्म करके वे आते थे उस प्रयोगशाला या विज्ञानगार में अपनी गवेषणा का कार्य करने लगते थे। तो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस यह एक अनूठी संस्था थी, जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। यहाँ पर देखो, डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार जी का एक चित्र भी दिया गया है। उन्होंने अपनी सारी कमाई उसी में लगा दी थी। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस उस संस्था का नाम था, जिसके प्रतिष्ठाता थे डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार। वर्षों की कठिन मेहनत और लगन, यह एक अनूठी संस्था थी। अनूठी का मतलब है अनोखी संस्था थी, अद्भुत संस्था थी। बिना सरकारी सहायता के वह
संस्था चलती थी। उन्होंने कठिन मेहनत करके, वर्षों तक कठिन मेहनत करके और लगन के साथ, निष्ठा के साथ, परिश्रम के साथ उस संस्था को उन्होंने खड़ा किया था। देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना उस संस्था का उद्देश्य था। उस संस्था का उद्देश्य क्या था बच्चों? कि देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। पर उद्देश्य तो महान था, पर महान उद्देश्य के बावजूद संस्था के पास साधनों का या वैज्ञानिक उपकरणों का नितांत अभाव था। चंद्रशेखर वेंकट रमन वहाँ पर गवेषणा करते समय उसकी प्रसिद्धि और बढ़ी और उस संस्था में बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर आने लगे। उस संस्था की प्रयोगशाला में पहुंचकर रामन काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करके शोध कार्य करते थे, गवेषणा कार्य करते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। एक आधुनिक हठयोग का उदाहरण था जिसमें एक साधक, जैसे हठयोग में एक साधक होते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं, योग करते रहते हैं, तो वे दफ्तर की कड़ी मेहनत के बाद बहुवजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में आकर अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करते थे। तो ये एक माने आधुनिक हठयोग का उदाहरण था। तो ये मामूली प्रयोगशाला में आते थे, पहले तो दफ्तर का काम निपटाते थे, उसको भी लगन से करते थे और गवेषणा कार्य भी लगन से करते थे। तो उपकरणों का इस्तेमाल करते थे या व्यवहार करते थे, उपयोग करते थे और उसके सहारे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान, तो उससे समृद्ध बनाने के, संपन्न बनाने के, उन्नत बनाने का वे प्रयास करते थे। प्रयास का मतलब है चेष्टा, समृद्ध का मतलब है संपन्न या उन्नत। वो विज्ञान को समृद्ध बनाने के लिए वे चेष्टित रहते थे। कौन रहते थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो यहाँ पर हठयोग एक शब्द आया है। हठयोग क्या है बच्चों? एक प्रकार का योग है। ऐसे तो बहुत सारे कई प्रकार के योग हैं, तो एक प्रकार का ये योग है जिसमें संपूर्ण शरीर की जड़ता दूर होने के साथ साथ शारीरिक, बौद्धिक तथा आंतरिक शक्ति का विकास होता है, आलस्य दूर होता है। यहाँ पर देखो एक हठयोग का चित्र दिया गया है। एक साधक वे हठयोग में लिप्त हैं, हठयोग करते हैं। यहाँ पर रामन जी का भी चित्र एक दिया गया है जो दफ्तर में काम करते हैं, दफ्तर में लगन के साथ, निष्ठा के साथ काम करते थे और फिर वहाँ से लौटकर गवेषणा का काम भी करते थे। कहाँ पर करते थे? कलकत्ता के जो महेंद्रलाल सरकार जी के द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रयोगशाला था, जो संस्था थी, वहाँ पर आकर वे करते थे। मैंने दिन रात मेहनत करते थे। यह इसलिए इसे आधुनिक हठयोग कहा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। उन्हीं दिनों रमन वाद्य यंत्र की ओर आकृष्ट हुए। किस ओर आकृष्ट हुए? वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। परतें खोलने का मतलब है तथ्यों को सामने लाना। वे जो वाद्य यंत्र, वे विभिन्न वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के पीछे रहस्य क्या है, उसकी परतें खोलने का, उस तथ्य को सामने लाने का वे प्रयास करते थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। वाद्य यंत्र, ये तो अध्ययन का मतलब है पढ़ाई, लेकिन यहाँ पर मनोयोग पूर्वक उसको जाना, समझा, उसका पठन किया। वाद्य यंत्र क्या है बच्चों? वाद्य यंत्र है संगीत के उपकरण जो मैंने संगीत के समय बजाए जाते हैं, उसे वाद्य यंत्र कहते हैं। तो रमन अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वो वाद्य यंत्रों की ध्वनि क्यों अलग है? तबला से इस प्रकार की ध्वनि क्यों निकलती है? मृदंगम से अलग प्रकार की ध्वनि क्यों निकलती है? वायोलिन से अलग प्रकार की ध्वनि क्यों निकलती है? गिटार से अलग प्रकार की ध्वनि क्यों निकलती है? तो इसके पीछे जो रहस्य, वैज्ञानिक रहस्य था, उस पर वे लगे रहे, उस पर उन्होंने गवेषणा की, शोध कार्य किया। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्य के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में देसी वाद्य यंत्र आए, विदेशी वाद्य यंत्र भी आए। वायोलिन, चेलो, पियानो। चेलो जो होता है वो तो वायोलिन से थोड़ा बहुत बड़ा होता है, तो चेलो, पियानो, वायोलिन जैसे विदेशी वाद्य यंत्र पर उन्होंने गवेषणा की। वहीं
वीणा, तानपुरा, मृदंगम, ढोलक, तबला आदि देसी वाद्य यंत्रों पर भी उन्होंने काम किया। उस दौरान का मतलब है दौर या समय। तो उस उनके दायरे में मतलब उनके क्षेत्र में देसी और विदेशी दोनों तरह के वाद्य यंत्र आए। उनको उन्होंने अपने शोध कार्य में उसका प्रयोग उन्होंने किया। यहाँ पर कई वाद्य यंत्रों के चित्र भी दिए गए हैं, जो वायोलिन है, पियानो है, वीणा है, तानपुरा है, मृदंगम है और चेलो। तो इनके अलावा भी और कई वाद्य यंत्रों पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। उन्होंने जो शोध कार्य किया वाद्य यंत्रों पर, उन्होंने पाया कि जो पश्चिमी जो धारणा है, पश्चिमी अवधारणा, वो गलत थी। वाद्य यंत्रों के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। वाद्य यंत्रों पर उन्होंने कम से कम 20 शोध पत्र विदेशी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। तो उनके जो वैज्ञानिक सिद्धांत जो के आधार पर उन्होंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत प्राप्त किया, या सिद्धांत का मतलब है निश्चित मत। वाद्य यंत्रों की गवेषणा करते समय उन्होंने जो निश्चित मत प्राप्त किया, जो सिद्धांत प्राप्त किया, उसके आधार पर पश्चिमी देशों के लोगों की जो भ्रांति थी उसको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने इस पर बहुत अच्छा खासा काम किया। तो उस समय पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक और पश्चिमी देशों के लोगों के मन में ये अवधारणा बैठी हुई थी कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं, निकृष्ट हैं। लेकिन उन्होंने इसे गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया नहीं है, वे भी बहुत अच्छे हैं, उनकी जो ध्वनियाँ बहुत अच्छी हैं। तो वाद्य यंत्र के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने काम किया, अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए। तो उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। यहाँ पर देखो बच्चों, आशुतोष मुखर्जी जी का एक चित्र दिया गया है। वे उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, कोलकाता के थे और उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भी संभाला था। इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट के वे न्यायाधीश भी थे। तो उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ। उन दिनों नया पद निकला प्रोफेसर का, विज्ञान के प्रोफेसर का। तो मुखर्जी महोदय ने रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। शिक्षा शास्त्री का मतलब है शिक्षाविद, प्रोफेसर का मतलब है प्राध्यापक। तो प्रोफेसर का पद जो सृजित हुआ था कोलकाता विश्वविद्यालय में, कोलकाता विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रेसिडेंसी कॉलेज में यह सृजित हुआ था। तो ये तो कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो उन्होंने सर रमन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे अपनी नौकरी छोड़ दें, जो सरकारी नौकरी जो वित्त विभाग में वे अफसर थे उसको छोड़कर वे इस पद पर आ जाए। क्योंकि इस पद पर आने पर क्या होता कि गवेषणा के लिए अधिक समय मिलता। तो प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले, प्रोफेसर पद के लिए अंगीकार कर ले या राजी हो जाए। तो रमन के लिए एक कठिन निर्णय था, क्योंकि उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह थी और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थीं। तो ये निश्चित रूप से एक कठिन निर्णय था कि इतनी तनख्वाह पाने के बावजूद वे छोड़ दें, उसके पद को छोड़ दें और कम तनख्वाह में, कम वेतन में वे अध्यापक के पद पर या प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हो जाए। तो यहाँ कहना उचित होगा कि जितना वेतन उन्हें मिलता था, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर आने पर उनका वेतन आधे से भी कम हो जाता। लेकिन उन्हें नौकरी करते 10 वर्ष बीत चुके थे। तो 10 वर्ष बीतने के का मतलब है उनकी तनख्वाह और अधिक हो चुकी थी। तो ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और
कम सुविधा वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। तो यह बहुत साहस का काम था। हिम्मत का मतलब है साहस, तनख्वाह का मतलब है वेतन, हालत का मतलब है अवस्था, माने अधिक वेतन पा रहे थे वे। तो ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन वाले नौकरी पर आना, ये जो फैसला का मतलब है निर्णय। तो ये जो निर्णय निश्चित रूप से हिम्मत का काम था। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। 1907 में उन्होंने वित्त विभाग में अफसर बनने का निर्णय किया था, इसलिए वे कलकत्ता आए थे। शोध कार्य पर समय देना वे चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नौकरी की। लेकिन उनके समक्ष जब प्रस्ताव आया कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक बनने का, तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दी। 10 साल से वे नौकरी कर रहे थे, उसे छोड़ दी। तो उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। सरस्वती की साधना तो ये विद्या अध्ययन में निमग्न होना। तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में अपना पूरा समय बिताया। पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में वे बिताने लगे। तो उनके लिए ये अधिक महत्वपूर्ण था। पैसा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। तो 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिल्लोरें लेने लगी, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। 4 साल बाद उन्हें मौका मिला कि समुद्र यात्रा में जाने का। और कहाँ जाना था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कुलपतियों का एक सम्मेलन हो रहा था। तो सर आशुतोष मुखर्जी को बुलाया गया था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी खुद नहीं गए, उन्होंने भेजा चंद्रशेखर वेंकट रमन को। यहाँ पर बच्चों, अगर वे नहीं आते, प्रोफेसर की नौकरी में नहीं आते, उसी वित्त विभाग में फंस कर रह जाते, तो वे इतने बड़े वैज्ञानिक शायद ना बन पाते। इसलिए उनके वैज्ञानिक बनने के पीछे सर आशुतोष मुखर्जी का उद्यम निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था। तो ये जब समुद्र यात्रा पर जा रहे थे, तो समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल, समुद्र का रंग नीला क्यों है, कारण क्या है, नीले रंग का कारण क्या है, ये सवाल उनके मन में हिल्लोरें लेने लगी। हिल्लोरें लेने में तरंगित होने लगी, उनके आंदोलित होने लगे ये सवाल। तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति या इसका परिणाम या नतीजा रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। खोज का मतलब है आविष्कार। तो रमन प्रभाव की खोज उन्होंने कर डाली। तो कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्था का नाम क्या था? डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये कहाँ था? कलकत्ता में। दूसरा प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला कहाँ पर थी? तो बच्चों, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला कलकत्ता के बहु बाजार में थी। इस संस्था का उद्देश्य क्या था? देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना इस संस्था का उद्देश्य था। किन की ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्यों को खोलने का प्रयास रामन ने किया? बच्चों, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे रहस्यों को खोलने का प्रयास रामन ने किया। तो इसके उत्तर भी दिए गए हैं। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला कलकत्ता के बहु बाजार में थी। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। तो किनकी ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्यों को खोलने का प्रयास रामन ने किया? वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे रहस्यों को खोलने का प्रयास रामन ने किया। तो और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रामन ने
किन किन वाद्य यंत्रों पर काम किया? तो रमन ने वायलिन, चेलो, पियानो, वीणा, तानपुरा और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्रों पर काम किया। वाद्य यंत्रों को लेकर पश्चिमी देशों में कैसी भ्रांति थी? तो वाद्य यंत्रों को लेकर पश्चिमी देशों में यह भ्रांति थी कि भारतीय वाद्य यंत्र पश्चिमी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया हैं। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे? उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी थे। 1917 में रमन किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने? 1917 में रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। तो यहाँ पर उत्तर भी है, उत्तरों का फिर से देख लेते हैं उत्तरों को। रामन ने वायलिन, चेलो, पियानो, वीणा, तानपुरा, मृदंगम आदि देसी विदेशी वाद्य यंत्रों पर काम किया। वाद्य यंत्रों को लेकर पश्चिमी देशों में यह भ्रांति थी कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। सर आशुतोष मुखर्जी उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। 1917 में रमन कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। तो यहाँ पर कुछ भाषा कार्य दिए गए हैं। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द: मेहनत, लगन, इस्तेमाल, प्रयास, घटिया, जमाना या माहौल। तो मेहनत का पर्यायवाची शब्द है परिश्रम, लगन का पर्यायवाची शब्द है निष्ठा, इस्तेमाल का पर्यायवाची शब्द है व्यवहार, प्रयास का पर्यायवाची शब्द है कोशिश या चेष्टा, घटिया का पर्यायवाची शब्द है निकृष्ट, जमाना का पर्यायवाची शब्द है युग, माहौल का पर्यायवाची शब्द है वातावरण। माहौल का पर्यायवाची शब्द है वातावरण। अब कुछ शब्दों के लिंग निर्णय करते हैं। दफ्तर कौन सा लिंग है बच्चों? दफ्तर पुल्लिंग है। संस्था स्त्रीलिंग है। चेतना स्त्रीलिंग है। उद्देश्य पुल्लिंग है। विकास यह पुल्लिंग है। मेहनत यह स्त्रीलिंग है। प्रयास यह पुल्लिंग है। भ्रांति स्त्रीलिंग है। सुविधा ये भी स्त्रीलिंग है। साधना स्त्रीलिंग है। समय पुल्लिंग है। रूप यह भी पुल्लिंग है। तो इस पर यहाँ पर भी उसके उत्तर दिए गए हैं। दफ्तर ये पुल्लिंग शब्द है। संस्था स्त्रीलिंग शब्द है। चेतना यह स्त्रीलिंग शब्द है। उद्देश्य पुल्लिंग शब्द है। विकास ये पुल्लिंग शब्द है। मेहनत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रयास पुल्लिंग शब्द है। भ्रांति स्त्रीलिंग शब्द है। सुविधा स्त्रीलिंग शब्द है। साधना स्त्रीलिंग शब्द है। समय पुल्लिंग शब्द है। रूप पुल्लिंग शब्द है। तो हम पाठ के सारांश पर आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन की रुचि शुरू से ही वैज्ञानिक शोध कार्य की ओर थी। कलकत्ता में वित्त विभाग में नौकरी करते समय भी गवेषणा कार्य उनका बंद नहीं हुआ, वह जारी रहा। दफ्तर से लौटकर वे बहू बाजार पहुँचते और वहाँ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित संस्था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में वे पहुँचते। प्रयोगशाला में मामूली उपकरणों के सहारे वे शोध कार्य करते थे। यह एक मेहनत भरा कार्य था। दिन भर दफ्तर में मेहनत और फिर शाम से रात तक वे यहाँ प्रयोगशाला में मेहनत करते थे। इसे इसलिए आधुनिक हठयोग भी लेखक ने कहा है। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय रामन वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। उन्होंने अनेक देसी विदेशी वाद्य यंत्रों की ध्वनियों पर गवेषणा की। पश्चिमी देशों के लोगों के मन में यह भ्रम था। क्या भ्रम था? यह भ्रम था कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया किस्म के होते हैं, निकृष्ट होते हैं। अपने शोध पत्र के माध्यम से रामन ने उन लोगों के भ्रम को तोड़ने का सफल प्रयास किया। उन लोगों का भ्रम उन्होंने तोड़ा और कलकत्ता के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को रमन के बारे में पता चला कि रमन कितने प्रतिभाशाली हैं। उसका पता सर आशुतोष मुखर्जी जी को चला। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाएं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। रमन ने उनकी बात मानी और अधिक वेतन और अधिक सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रोफेसर पद को उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए वैज्ञानिक गवेषणा अधिक महत्वपूर्ण थी। वेतन या अर्थ अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें एक शैक्षणिक माहौल मिला। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षिक माहौल
मिलने के कारण उनका शोध कार्य आगे बढ़ने लगा। फिर सन 1921 में उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। जब वे इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे तब उनके मन में यह सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है, कोई दूसरा रंग क्यों नहीं है। उनका मस्तिष्क इस रहस्य को सुलझाने में लग गया। इसका परिणाम यह हुआ, परिणाम स्वरूप एक नया तथ्य विश्ववासियों के सामने आया और यह खोज रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हो गया। रमन प्रभाव उसे कहा था, उनके नाम के अनुसार ये रमन प्रभाव या रमन सिद्धांत या अंग्रेजी में इसे रमन इफेक्ट कहते हैं, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और नोबेल पुरस्कार, सिर्फ नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल पुरस्कार के समेत कई पुरस्कार और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए। तो यह रमन प्रभाव क्या है, इस पर उन्होंने कैसे काम किया और ये किस प्रकार की उन्होंने गवेषणा की, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।